जानेंगे व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की और ये क्या होता है, ठीक है। तो आप सबने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा होगा। आपके सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, ये आपका सेल में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, जिसको आप जनरली जेनेटिक मटेरियल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो बात की जाए न्यूक्लिक एसिड की फर्स्ट पहली डिस्कवरी जिसने की थी वो की थी फ्रेडरिक मीसर में। और किसमें की थी? जो डिस्कार्डेड सर्जिकल बैंड थे, यानी कि जिनकी सर्जरी हुई थी और उन्हें जो पट्टियाँ लगी हुई थी, ठीक है, वो सर्जिकल बैंड जो फेंके हुए थे हॉस्पिटल्स के बाहर, वहाँ से उन्होंने उस कलेक्ट किया और उसमें जो पस था, यानी कि उस पस में जो WBC था, उन्होंने WBC पे वर्क किया और उन्होंने एक सबस्टांस देखा और उसे नाम दिया न्यूक्लिन, ठीक है। ये काम था फ्रेडरिक मीसर का, ठीक है। उन्होंने डिस्कार्डेड जो फेंके हुए सर्जिकल बैंडेड थे उन्हें कलेक्ट किया, वहाँ से उन्होंने पस सेल से जो लिक्विडी मटेरियल होता है उससे WBC कलेक्ट किया, जो कि आपके ब्लड सेल्स का पार्ट है। और वहाँ से देखा कि एक मटेरियल पाया जा रहा है जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। न्यूक्लिन को उन्होंने केमिकली बताया कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, जो कि बाद में ये थियोरी क्या हो गई? डिस्कार्ड हो गई। न्यूक्लियोप्रोटीन की थियोरी डिस्कार्ड हो गई, क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। बाद में लेटर अल्टमान आए 1889 में, ठीक है। इन्होंने पहली बार ऑब्टेन किया प्रोटीन फ्री मटेरियल, यानी कि जिसमें प्रोटीन नहीं था, न्यूक्लियो प्रोटीन नहीं था वो, उसे एक नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, और इसे जब ये कलेक्टिवली कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, और ये आगे जाके क्या बनाता है? DNA या RNA का फॉर्मेशन करता है। मेनली दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है। और RNA, ठीक है, राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये दो आपके पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। आप बात कीजिए कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स टूटते हैं फर्दर न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट में, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स में जो है आपकी दो चीज़ें पाई जाती हैं, पहले बेसिस, जिसमें आप प्यूरीन और पिरीमिडीन के बारे में पढ़ेंगे। प्यूरीन में भी आप फर्दर पढ़ेंगे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन के बारे में। आगे मैं एक और चार्ट आपको दिखाऊंगी हैंड रिटन, मेरे इसके आगे के नोट्स मेरे हैंड रिटन हैं, वहाँ पे चीज़ें बेहतर आपको समझ में आएगी। शुगर में आपकी दो चीज़ें आएंगी, राइबोज शुगर जो कि आपके RNA में पाया जाएगा, और दूसरा आएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर जो कि DNA में पाया जाएगा। दोनों में कहाँ डिफरेंस होता है ये बात भी आप जानेंगे, क्यों इसे राइबोज शुगर कहा जाता है और इसे क्यों डीऑक्सी राइबोज शुगर कहा जाता है, ठीक है। कंपोजिशन की बात की जाए तो जो न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट हैं उसमें जो शुगर है वो दो तरीके का पाया जाता है, ठीक है। राइबोज शुगर जो कि 5 कार्बन का होता है राइबोज शुगर। अगर आपने बायोमोलिक्यूल, आपको पहला जो पेपर है आपका वहाँ बायोमोलिक्यूल पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट में आपको ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है। ग्लूकोज में आप पढ़ेंगे पेंटोज, जो ग्लूकोज होता है उसमें आपके आते हैं राइबोज, ठीक है। राइबोज 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं, यानी कि इनके जो कार्बन के नंबर्स होते हैं वो 5 होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे इनको नाम दिया गया है, ठीक है। और इनकी जो यहाँ पे जो OH और H के बेसिस पे इनका जो है आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पे OH नहीं प्रेजेंट होता है और यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है। ये राइबोज होते हैं, डीऑक्सी राइबोज, इसीलिए इन्हें DNA कहा जाता है, राइबोज इसलिए इन्हें RNA कहा जाता है। अब बात की जाए नाइट्रोजनस बेसिस की, तो नाइट्रोजनस बेसिस मेनली दो होते हैं। पहला आपका एडेनिन होता है, दूसरा आपका क्या होता है? गुआनिन होता है, ठीक है। प्यूरिन एंड पिरीमिडीन। प्यूरिन में आपके आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, A एंड G, एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। अब DNA का जो मटेरियल होता है उसमें एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का आपका मार्क है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये मिलकर फॉर्मेशन करते हैं किसका? DNA का। अब बात की जाए दूसरा कंपाउंड आपका पिरीमिडीन पाया जाता है। पिरीमिडीन में 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, साइटोसिन और थाइमिन।
और यूरेसिल। अगर थाइमिन पाया जाएगा तो यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, और यूरेसिल पाया जाएगा तो थाइमिन नहीं पाया जाएगा। जो आपका आरएनए होता है बेसिकली उसमें ये चेंज, आप डिफरेंस की अगर बात की जाए तो ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे थाइमिन की जगह पे क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। ठीक है, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल मिलके क्या बनाते हैं, आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस। अब आते हैं फॉस्फेट की तरफ। फॉस्फेट में क्या पाया जाता है आपका, ट्राईफॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, ट्राईफॉस्फेट पाया जाता है, यानी कि इसमें टोटल 3 फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं। एटीपी जब आप पढ़ेंगे तो एटीपी इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेस के फंक्शन की बात की जाए तो ये किस में रोल प्ले करते हैं, एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं। किसी लाइट अगर आप इस पर पढ़ रही है तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, कोई मटेरियल आ रहा है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए इसको क्या करते हैं, प्लेनैरिटी प्रोवाइड करते हैं डीएनए और आरएनए को। ठीक है, कि किस प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन प्रोवाइड करते हैं इसकी स्टेबिलिटी के लिए। ये स्टेबिलिटी लिखा हुआ है, बेस स्टैकिंग, ये एक के ऊपर एक इस तरीके से पाए जाते हैं, स्टैक होते हैं एक के ऊपर एक, तो ये इंटरैक्शन, इस इंटरैक्शन से इनको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका हो गया फंक्शन। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके बारे में। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये कैसे होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर इनका पाया जाता है। साइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, प्लानर होते हैं। ठीक है, रिलेटिवली वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मेनली 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। पहले हम पढ़ते हैं प्यूरिन के बारे में। ये 2 होते हैं मेनली, एडेनिन एंड गुआनिन। सबसे पहला हम पढ़ते हैं एडेनिन के बारे में, जिसका कि स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे 6 अमीनो प्यूरिन भी कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है आपकी किसका, एडेनिन का। ठीक है, आपको कार्बन, ये नंबरिंग आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, दूसरे रिंग में 7वां, 8वां, 9वां। इसके 6th कार्बन पे अमीनो ग्रुप अटैच होता है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, 6 अमीनो प्यूरिन भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके प्यूरिन रिंग के 6वें कार्बन पे क्या होता है, अमीनो ग्रुप अटैच होता है। ये इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। दूसरा आता है आपका गुआनिन, इसे 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन कहते हैं। अब इन दोनों का जनरल स्ट्रक्चर तो सेम है, आप जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसके 2nd कार्बन पे, ठीक है, 2nd कार्बन पे तो अमीनो ग्रुप पाया जाता है, लेकिन 6th कार्बन पे ये चेंज हो गया। यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, ऑक्सी ग्रुप, यानी कि ऑक्सीजन पाया जा रहा है, ऑक्सी ग्रुप पाया जा रहा है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे थे, यहाँ पे केवल और केवल 6th पोजीशन पे क्या पाया जा रहा था, अमीनो ग्रुप। इस वजह से थोड़ा सा इसका नाम चेंज हो गया, जो नाम हो गया 6 ऑक्सी एंड 2 अमीनो प्यूरिन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, पायरिमिडीन की, जिसमें आपके थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आते हैं। थाइमिन को हम 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन भी कहते हैं। ऐसा क्यों, और पहली बात, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये देख सकते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं आपके पिरिमिडीन, ये सिंगल रिंग के होते हैं, जबकि प्यूरिन में क्या है, डबल रिंग पाई जा रही है। ठीक है, ये भी आप डिफरेंस समझ के रखिए। इसीलिए मैं स्ट्रक्चर लाई हूँ ताकि आपको चीज़ें, जब वाटसन और क्रिक का मॉडल आप पढ़ेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहाँ बार बार नाम आएगा न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेसिस, पिरिमिडीन, प्यूरिन। तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्या होता है प्यूरिन, पिरिमिडीन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो आप कैसे जानेंगे। ठीक है, थाइमिन की बात की जाए तो इसके क्या होता है, 2nd पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप पाया जाता है, और 4th पोजीशन पे क्या होता है, ऑक्सी ग्रुप पाया जाता है, और मिथाइल ग्रुप पाया जाता है इसके 5th पोजीशन पे। इसीलिए इसे कहा जाता है 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी, यानी कि 2 पोजीशन पे क्या पाया जा रहा है, ऑक्सीजन पाया जा रहा है, और पिरिमिडीन कहा जाता है। 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप और 2 और 4 पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप पाया जा रहा है। साइटोसिन की बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं, 2 ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडीन, क्योंकि इसके 2nd पोजीशन पे क्या पाया जा रहा है, जनरल रिंग का तो वही फॉर्मूला रहेगा, 2nd पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप और 4th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप पाया जा रहा है, इसलिए इसे 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन कहते हैं। यूरेसिल की बात की जाए तो इसे क्या बोलते हैं, इसे 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन बोलते हैं, क्योंकि इसके 2nd पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप और 4th पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप पाया जाता है। तो इसकी फॉर्मूला सिंपल है, आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुगर्स की। ठीक है,
न्यूक्लिक Na का मतलब न्यूक्लिक एसिड में हैव 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर। पहले भी मैंने आपको बताया राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर्स पाए जाते हैं। राइबोज शुगर की बात की जाए तो ये आरएनए में पाया जाता है। 5 कार्बन कंपाउंड मोनोसैकेराइड होता है विथ OH ग्रुप ऑन ईच कार्बन। इसके प्रत्येक कार्बन पे क्या पाया जाएगा, OH ग्रुप पाया जाएगा और ये क्या होता है, राइबोज शुगर होता है। दूसरा आपका होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। अब डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, ये भी 5 कार्बन का मोनोसैकेराइड है, लेकिन ये मतलब जो ऑक्सीजन लैक करता है, इसके एटम सेकेंड नंबर का जो पोजीशन होता है वहाँ पे क्या होता है, O नहीं पाया जाता। एट दिस पोजीशन OH इज रिप्लेस्ड बाय H। यहाँ पे क्या होता है, OH की जगह पे H पाया जाता है। इस वजह से इसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं और इसे राइबोज कहते हैं। तो अगर आपसे कोई डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछे तो आप ये चीज़ प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको डीएनए और आरएनए दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ना ही है तो यहाँ भी आप ये चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये आपका बीटा डी राइबोज। बीटा डी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे एनोमर्स वगैरह पाए जाते हैं। तो अगर ये प्लेन के ऊपर OH पाया जा रहा है, ठीक है, तो उसे बीटा कहते हैं। यहाँ भी देखिए ये OH इस प्लेन के ऊपर पाया जा रहा है, और अगर यही प्लेन के नीचे पाया जाता तो इसे अल्फा कहते हैं। ठीक है, अल्फा कहते हैं। मैं टर्मिनोलॉजी आपको बता देती हूँ, आपके मन में क्यूरोसिटी होती होगी क्यों बीटा कह रहे हैं, क्यों अल्फा कह रहे हैं। तो ये एक कंडीशन होता है कि अगर इस प्लेन के अबव में पाया जा रहा OH तो उसे बीटा कहेंगे, और अगर इस प्लेन के नीचे पाया जाता तो उसे क्या कहते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लें बीटा डी राइबोज की, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके सेकंड कार्बन पे OH 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 हर जगह पे OH पाया जा रहा है। जबकि बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, सेकंड नंबर पे H पाया जा रहा है, ना कि OH। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस भी बताया गया है कि द राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज डिनोटेड विथ 5 प्राइम। आप देखेंगे कभी भी जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डीएनए का, तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है और लिखा रहता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि आपने स्ट्रक्चर देखा प्यूरिन का और शुगर का, दोनों क्या है, दोनों में रिंग स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं और दोनों में क्या पाए जा रहे हैं, कार्बन यहाँ पे पाए जा रहे हैं। अब इनके कार्बन को डिफरेंशिएट करने के लिए मान लीजिए आपने जो प्यूरिन और पिरिमिडीन थे उनके कार्बन को नंबर दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनके कार्बन को नंबर आप कैसे देते, इसी वजह से एक स्ट्रक्चर का यूज किया जाने लगा जिसे कि हम प्राइम कहते हैं। शुगर के जो नंबर थे 1 2 3 4, तो इनको किससे डिनोट किया जाने लगा, ये देख सकते हैं आप प्राइम नंबर से। इसी वजह से आप जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो जब आप शुगर और फॉस्फेट का उसका ये जो बैकबोन पाया जाता है, ठीक है, ये बैकबोन शुगर फॉस्फेट का पाया जा रहा है, तो यहाँ पे आप 5 प्राइम पढ़ते हैं तो ये क्या करता है, शुगर के जो कार्बन नंबर्स हैं उनको डिनोट करता है। ठीक है, शुगर के कार्बन नंबर्स को। अब आज के बाद से आपको पता चल गया होगा कि प्राइम क्यों लगता है। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर को। ठीक है, शुगर के कार्बन को और नाइट्रोजनस बेसिस के कार्बन को डिफरेंशिएट करने के लिए, उनकी नंबरिंग को अलग अलग करने के लिए अब 10 तरीके के कपड़े एक जगह, एक ही तरीके के 10 कपड़े रख दीजिए और आपने क्या किया, 10 लोगों को देना है और डिसाइड करना है कि ये इनको ही देना है। तो आप क्या करेंगे, एक टैग लगा देंगे कि येलो वाला ये पर्सन पहनेगा, रेड वाला ये पर्सन पहनेगा, उस कपड़े पे टैग लगा देंगे, येलो टैग, रेड टैग, इस तरीके से टैगिंग कर देंगे कि येलो वाला ये पर्सन पहनेगा, रेड ये पर्सन पहनेगा। ठीक है, वही यहाँ पे क्या की गई है, टैगिंग की गई है प्राइम नंबर से। ठीक, अब फ्यूरानिनोज रिंग पाए जाते हैं आपके राइबोज में, जबकि डीऑक्सीराइबोज में प्लानर बेंटोज रिंग पाए जाते हैं। अब जब इनका फॉर्मेशन होता है तो कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन्वॉल्व होता है जब कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में होता है। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इन्वॉल्व होता है जब कार्बन ऑक्सीजन और फॉस्फेट के बीच में होता है। फॉस्फो एनहाइड्राइड जब फॉस्फोट ऑक्सीजन और फॉस्फेट के बीच में। और फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, मेनली यही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है डीएनए में जब कार्बन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले फंक्शन ऑफ शुगर। शुगर का फंक्शन क्या होता है, सॉरी शुगर मैंने बोल दिया,
स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये डीएनए को स्टेबल करके रखता है। आपको पता है डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। उसी से जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे में जो कैरेक्टर जाता है, जो हेरिडिटी मटेरियल है वो डीएनए है, और वही कैरेक्टर पास करना है, तो उसका स्टेबल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कायरलिटी प्रोवाइड करता है। कायरल का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, ठीक है, कायरलिटी प्रोवाइड करता है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने, आप सब ने लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कार्बोहाइड्रेट अगर कभी भी पढ़ा आपने या अमीनो एसिड पढ़ा तो वहाँ जरूर पढ़ा होगा। तो उनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने में क्या करता है, मदद करता है। बैकबोन होता है डीएनए का, शुगर और फॉस्फेट का मिलकर बैकबोन बनता है डीएनए का, और उसके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। ये 3 कॉन्स्टिट्यूट होते हैं 3 स्ट्रक्चर के, डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। बैकबोन होते हैं डीएनए का, ये भी मैंने आपको बताया। आगे हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसके बाद तब आपका फॉर्मेशन होता है किसका, डीएनए का, ठीक। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड ये बेसिकली शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे फॉस्फेट नहीं पाया जा रहा है। आप सबको पता होगा कि जो डीएनए होता है वो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना होता है, जिसको कलेक्टिवली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। लेकिन अगर आपसे न्यूक्लियोसाइड पूछा जा रहा है, न्यूक्लियोसाइड्स, तो वो केवल और केवल शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो इनके बीच में बॉन्ड होता है शुगर और बेस के बीच में, उसे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, CON, जो ऊपर मैंने आपको बॉन्ड बताया, ठीक है। NB का मतलब नाइट्रोजनस बेसिस लाई अबव प्लेन ऑफ शुगर, ये शुगर के प्लेन के ऊपर पाए जाते हैं। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए का तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसके अबव में यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, शुगर पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है एक स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में लिखे रहते हैं। सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज इज बीटा। क्यों बीटा होता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि OH क्या होता है, अपर साइड में होता है, प्लेन के अपर साइड में होता है, इसलिए इसे बीटा कहते हैं, ठीक है। बेस रोटेट कर सकता है अराउंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर बना हुआ है तो यहाँ पे अगर बेस लगा हुआ है तो ये बेस क्या होगा, रोटेट कर सकता है, ठीक है। रोटेटरी मोशन इसमें पाया जाएगा, ठीक है। ड्यू टू रोटेशन 2 डिफरेंट कन्फर्मेशन पॉसिबल होते हैं। एक होता है सिन कन्फर्मेशन, दूसरा होता है एंटी कन्फर्मेशन। ये देख सकते हैं आप, 2 कन्फर्मेशन प्यूरिन्स में पाए जाते हैं, और अब उसके रोटेशन की वजह से, उसके कन्फर्मेशन की वजह से, सिन कन्फर्मेशन में क्या होता है प्यूरिन में, ये देख सकते हैं 9 नंबर का कार्बन यहाँ पे आ रहा है, और जब एंटी प्यूरिन पाया जाता है तो वो 9 नंबर का कार्बन पहले पाया जा रहा है, ठीक है। बात की जाए न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लियोसाइड आपको पता चल गया कि शुगर और नाइट्रोजन जो है आपके नाइट्रोजनस बेसिस पाया जा रहा है, फॉस्फेट नहीं पाया जा रहा है। लेकिन अगर नाम दे दिया न्यूक्लियोटाइड, टाई आ गया, ठीक है, और फॉस्फेट, दोनों में टी आ रहा है, तो आप याद रख सकते हैं कि फॉस्फेट कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियोटाइड में। ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये बने होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट से, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉस्फोरिक एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, ये फॉस्फोरिक एस्टर होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के, विथ फॉस्फोरट एट C5 नंबर पोजीशन। शुगर के C5 पोजीशन पे क्या होता है, फॉस्फेट अगर अटैच हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर अभी आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड, जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। आप सबने ऊपर पढ़ा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, लेकिन जो फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड के बीच में, यानी कि न्यूक्लियोसाइड पहले से था शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस पहले से था, उसके साथ आके अटैच हो गया फॉस्फेट। तो जो ये फॉस्फेट जिस बॉन्ड से अटैच हुआ उसे क्या कहा जा रहा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहा जा रहा है, ठीक है। दे इनको ऑल्सो कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड 5 मोनोफॉस्फेट, ठीक है। 5 नंबर कार्बन पे क्या आके अटैच हो जाता है, शुगर अटैच हो जाता है, तो इन्हें आप नाम दे सकते हैं न्यूक्लियोसाइड 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉस्फेट PO4 माइनस, ठीक है, फॉस्फेट को ये फॉर्मूला होता है, हैव 1 2 3 ग्रुप। अगर पहला ग्रुप है तो उसे मोनो कहा जाएगा, अगर 2 है तो उसे डाई कहा जाएगा, अगर 3 है तो उसे ट्राई कहा जाएगा, ठीक है, फॉस्फेट रिस्पेक्टिवली। अगर 1 फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है तो डाई फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट तो ट्राई फॉस्फेट, इस तरीके से इनकी नेमिंग की जाएगी। फॉस्फेट बाइंड टू मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। अगर
केवल एक फॉस्फेट अटैच है आपके किससे, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस से अगर एक फॉस्फेट अटैच है तो उसे आप क्या कहेंगे, उस बॉन्ड को कहेंगे फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। इनका फंक्शन क्या करता होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल का, स्टोर ट्रांसमिट और ट्रांसलेट करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है, फॉर्मेशन करते हैं एनर्जी करेंसी का जिसे कि आप एटीपी या जीटीपी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। कई सारे न्यूक्लियोटाइड यानी कि शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस मिलकर मल्टीपल टाइम्स में इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये आपका बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके इनको बनाते हैं। कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, कंडेंस होते हैं, एक दूसरे मिलते हैं। कंडेंसेशन अकर बिटवीन 5 फॉस्फेट ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, पहला 5 फॉस्फेट जो है एक न्यूक्लियोटाइड का, और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सेकंड का, जिससे H2O रिलीज होता है और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो बॉन्ड बनाते हैं ये वो बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसके ऊपर आपने पढ़ा था फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, लेकिन जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और डीएनए में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ही बनता है। Phosphate of polynucleotide are acidic, so at physiological pH they are polyanion। ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, तो जब फिजियोलॉजिकल पीएच आता है तो ये पॉलीएनाइन हो जाते हैं। दे एग्जिबिट डायरेक्शनलिटी, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में जाना है। ये क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बिकॉज ऑलवेज 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH इज फ्री। अब यहाँ ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, अब आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ भी मैंने एक रखा है और ये भी स्ट्रक्चर रखा है। ठीक है, यहाँ पहले मैं आपको समझाती हूँ, नहीं तो यहीं समझा देती हूँ। ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये आपका शुगर है। ठीक है, शुगर, शुगर के 5 प्राइम कार्बन से आपका ये 5 प्राइम एंड है। इस 5 प्राइम एंड से दूसरा कलर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपका अटैच है फॉस्फेट PO4 माइनस। ठीक है, और यहाँ पे अटैच है नाइट्रोजनस बेस, और इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड कई बार मिलके क्या बना रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये पहला हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आया, ये दूसरा हो गया, दूसरे के बाद ये तीसरा, 3 या 3 से बहुत सारे अधिक क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे सबसे ऊपर में 5 प्राइम एंड हमेशा फ्री रहेगा, और नीचे की तरफ में क्या होगा, 3 प्राइम एंड, ये OH हमेशा फ्री रहेगा। मैं अपने डायग्राम में दिखाती हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये जो 5th नंबर का कार्बन है, ठीक है, इससे क्या है, फॉस्फेट अटैच है। ठीक है, फॉस्फेट अटैच है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो बॉन्ड बन रहा है इसको आप क्या कहते हैं, फॉस्फोएनहाइड्राइड, और इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा था उसे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कह रहे थे। ठीक है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक, और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम कह रहे हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि ये एक कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बन रहा है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे, ये यहाँ आपको बेहतर समझ में आएगा। फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, ये देख सकते हैं आप, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन P, ऑक्सीजन कार्बन, इस बॉन्ड को क्या कह रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगर यही यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या बन रहा था, इसको पहली बात फॉस्फोएनहाइड्राइड कह रहे थे, और ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहा था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, और यही इस तरीके से ATP का फॉर्मेशन होता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी DNA का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनना है, लेकिन जो भी बच्चे ये क्लास पहली बार देख रहे हैं
वो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कि पहले आप न्यूक्लिक एसिड की क्लास देखें, ठीक है। फिर आपको आगे जाके समझ में आएगा कि चीज़ें आपको कैसे पढ़नी है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखा तो आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बार बार मैं डायरेक्टली नाम लूँगी नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, फॉस्फेट और शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वहाँ पे क्या होता है कि फॉस्फेट और आपका नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर, तीनों पाए जाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से आगे चल के डीएनए का फॉर्मेशन होगा, डबल स्ट्रैंड बनेगा डीएनए का, एक इधर से और दूसरा इधर से। यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि 5 प्राइम क्यों कहते हैं, 3 प्राइम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फॉस्फेट, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनका भी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया और शुगर का भी स्ट्रक्चर दिखाया। दोनों क्या है, सिमिलर है, दोनों में रिंग स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, दोनों हेटेरोसाइक्लिक चाहिए जो भी मैं पढ़ाती हूँ। तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि द बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स ऑफ डीएनए आर न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो कल मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस में आपके प्यूरीन और पिरीमिडीन आते हैं। प्यूरीन और पिरीमिडीन में भी एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, जिसमें आपके प्यूरीन में एडेनिन, ग्वानिन और जो है थायमिन और साइटोसाइनिन, यूरेसिल आपके पायरिमिडीन में आते हैं, ठीक है। मैंने इनके स्ट्रक्चर भी दिखाए थे। तो जो प्यूरीन थे वो डबल रिंग स्ट्रक्चर थे और पायरिमिडीन जो है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर था, जिसमें एडेनिन का नाम जैसे 6 अमीनो प्यूरीन था। उसके बाद से गुआनिन का नाम 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरीन था। इस तरीके से उनकी नेमिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि जो आपका डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है। उस न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। जैसा कि डीएनए है तो डीएनए से नाम ही आपको पता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक। एंड फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये ज्वाइन होते हैं एक साथ और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको दिखाया था स्ट्रक्चर कि किस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आप पहले की क्लास को देख लीजिए, तभी यहाँ पे समझ में आएगा। जिसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, डीएनए। अब डीएनए में आप देख सकते हैं, ये आपके एक डीएनए का स्ट्रक्चर, इसे जूम कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये जो है ये शुगर फॉस्फेट का बैकबोन, ये आपका शुगर फॉस्फेट का बैकबोन पाया जा रहा है, ठीक है। और बीच में आपके बेसिस पाए जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपका एडेनिन पेयर करता है चारगाफ, एक साइंटिस्ट थे चारगाफ रूल, चारगाफ, एरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक रूल दिया था कि कभी भी एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ पेयर करेगा और हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड बनाएगा, और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर करेगा और हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो आप देख सकते हैं एडेनिन और थायमिन में डबल बॉन्ड है, गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरीके से फिर थायमिन और एडेनिन में डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और गुआनिन और साइटोसिन जहाँ भी है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स आपके हैं, देख सकते हैं आप। न्यूक्लियोटाइड्स को इन्होंने हाईलाइट भी किया है, ये देख सकते हैं। ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे हैं इस तरीके से, जिसमें आपका शुगर फॉस्फेट पाया जा रहा है और ये प्यूरीन एंड पायरिमिडीन पाया जा रहा है। इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इस तरीके से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड आगे चल के क्या कर रहे हैं, डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डायनेमिक अलॉन्ग इन लेंथ। डायनेमिक यानी कि चेंजेबल होता है, ठीक है। बीइंग कैपेबल ऑफ कॉइलिंग इनटू टाइट लूप्स एंड अदर शेप्स। ये लूप्स एंड अदर शेप्स बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर इसका,
यहाँ तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाने के लिए बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये किस तरीके का पाया जा रहा है, इस तरीके का टाइट लूप्स का फॉर्मेशन करना है, जिसमें मेजर माइनर ग्रूव एंड मेजर ग्रूव आते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो इन ऑल स्पीसीज इट इज कंपोज ऑफ 2 हेलिकल चेन बाउंड टू ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सारी स्पीसीज में ये 2 हेलिकल चेन, ये पहला हेलिकल चेन हो गया 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम। अब 5 प्राइम 3 प्राइम क्यों होता है ये यहाँ मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये बात मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये शुगर का जो 5वां बॉन्ड है, जहाँ से फॉस्फेट जुड़ा रहता है, वो फ्री रहता है, और नीचे जो है यहाँ पे इसका 3rd नंबर पे OH बॉन्ड फ्री रहता है, जिससे फिर अनदर क्या होता है, आके न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होता है। इस वजह से इसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, हमेशा इसी डायरेक्शन में ये काम करता है, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है। और ये किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बोथ चेन आर कॉइल्ड अराउंड सेम एक्सिस, दोनों सेम एक्सिस पे क्या होते हैं, कॉइलिंग। कॉइल का मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। इनका जो होता है पिच, दे हैव पिच 34 एंगस्ट्रॉम। ये जो एक पिच होता है मतलब एक कॉइलिंग, ये जो एक कॉइलिंग होती है, इसके लेंथ की बात की जाए तो ये 34 एंगस्ट्रॉम या इसी को 3.4 nm आप कह सकते हैं। ठीक है, ये इनके पिच की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 nm। ठीक है, बात की जाए द पेयर ऑफ चेन हैव अ रेडियस ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम। जो इस चेन का रेडियस होता है, यानी कि जो इनकी त्रिज्या होती है, वो 10 एंगस्ट्रॉम या 1.0 nm की होती है। According to another study, when measured a different solution, the DNA chain measured 22 to 26 angstrom. ठीक है, void on one nucleotide unit measured 3.3 angstrom long. और एक न्यूक्लियोटाइड जो है इसको मेज़र किया गया कि ये कितना है, ये 3.3 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, द बैकबोन ऑफ DNA स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग फॉस्फेट एंड शुगर ग्रुप्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका बैकबोन होता है DNA का, जैसा कि आप देख सकते हैं यही बैकबोन है, इस तरीके से हमारे अंदर बैकबोन पाया जाता है, और बैकबोन से ही क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम बैठ पाते हैं। उसी तरह DNA में भी बैकबोन पाया जाता है, जो किसका बना है, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट। तो बैकबोन जो होता है वो किसका बना होता है, शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो द शुगर इन DNA इज 2-deoxyribose विच इज पेंटोज 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर होता है, ये मैंने स्ट्रक्चर जब आपको शुगर आपको दिखाया था पहले, तो वहाँ पे मैंने दिखाया था, ये आप देख सकते हैं रिंग, जूम करूँ मैं तो इसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं। यहाँ रिंग को मैं जूम करूँ अगर और नेमिंग करूँ तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, चौथा और पाँचवा 5 कार्बन रिंग पाई जाती है यहाँ पे। इसमें जो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके दूसरे कार्बन पे इसकी नेमिंग इस तरीके से होगी 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो दूसरा कार्बन, यहाँ पे OH ना पाके H पाया जाता है, जबकि D अगर यही RNA होता तो यहाँ पे OH पाया जाता। ठीक, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। आगे बात की जाए तो कह रहा है द शुगर आर ज्वाइंड बाय फॉस्फेट ग्रुप दैट फॉर्म फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो शुगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप से बॉन्ड है बिटवीन द 3rd and 5th कार्बन एटम ऑफ एडजेसेंट शुगर नंबर। शुगर के तीसरे और 5वें कार्बन से मिलके ये जो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जा रहा है। जो कि मैंने आपको बताया था, कार्बन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये फॉर्मेशन हो रहा है। ये स्ट्रक्चर जब मैंने आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिखाया था तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया था किस तरीके से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दीज आर नोन एज 3 प्राइम इंड एंड 5 प्राइम इंड कार्बन। इनको 3 प्राइम इंड और 5 प्राइम इंड कार्बन कहते हैं। प्राइम सिंगल क्यों यूज़ किया जाता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए कार्बन एटम ऑफ बेस और शुगर को।
जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कहते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो यहाँ पे इस तरीके से एडेनिन दिखाया गया, तो जब मैंने आपको एडेनिन दिखाया था तो एडेनिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था। इसमें भी क्या हो रहा है, रिंग पाए जा रहे हैं और शुगर में भी रिंग पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब आप अगर इनका नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो शुगर का भी अगर करेंगे तो इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इस वजह से यही बात बोली जा रही है कि जो शुगर की रिंग थी वहाँ पे क्या यूज़ किया गया, 1 नंबर के ऊपर प्राइम, दूसरे नंबर के ऊपर प्राइम, 3 के ऊपर प्राइम, ताकि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सके। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई है और यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया है। ये देख सकते हैं डीएनए का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर सीधे स्ट्रैंड में इसको देखा जाए, ठीक है, अगर सीधे स्ट्रैंड में इसको देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, लेकिन ये एक्चुअल में इस तरीके का पाया जाता है, हेलिकल पिच का फॉर्मेशन करता है। ये 5 प्राइम डायरेक्शन से शुरू होता है, 3 प्राइम डायरेक्शन पे जाता है, फिर यहाँ से नीचे से 5 प्राइम डायरेक्शन से शुरू होता है, 3 प्राइम डायरेक्शन में जाता है। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है और हाइड्रोजन का 2 बॉन्ड बताता है। ये बात बताई थी किसने, एरविन चारगाफ, एक साइंटिस्ट थे जिन्हें इस रूल को चारगाफ रूल भी कहा जाता है। अब इसमें देख लीजिए शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन पाई जा रही है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन, और इसके बीच बीच में नाइट्रोजनस बेसेस पाए जा रहे हैं। ये आपका मेजर ग्रुप है जो कि एक ग्रुप 3.4 nm या जिसको आप 34 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं का होता है, ये माइनर ग्रुप है। ठीक है, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये 2 nm की होती है या 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, और ये जो लेंथ है एक इनके बीच की, ये 0.34 नैनोमीटर की होती है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि Therefore any DNA strand normally has one end at which where is a phosphate group attached to 5 carbon of a ribose and other end at where the free hydroxyl group attached to the 3 carbon of ribose। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, जो इसका एक शुगर होता है, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल, ठीक, उसका 5 प्राइम जो होता है उससे क्या होता है, फॉस्फेट अटैच होता है, जैसा कि डायग्राम में आप दिखाया गया। लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर राइबोज है तो OH ग्रुप अटैच होगा, और अगर डीऑक्सीराइबोज है तो 3H ग्रुप अटैच होगा। जैसा कि ये अगर आपका लास्ट है तो ये देख सकते हैं, ये 5 कार्बन से क्या होगा, इसके फॉस्फेट अटैच होगा, और यहाँ पे जो 3rd कार्बन रहेगा उससे क्या अटैच होगा, OH ग्रुप अगर RNA है और H ग्रुप अगर डीऑक्सीराइबोज यानी कि DNA है। यही बात यहाँ आपको बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे समझाने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं स्लाइड प्रिपेयर करती हूँ, लिखी हुई चीज़ें आपको कोई भी नोट्स दे सकता है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, ये बात डिपेंड करती है कि आपको किस तरीके से समझाया जा रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कितने से कितने ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ। The orientation of 3 and 5 prime carbon along sugar phosphate backbone confers directionality। ये ओरिएंटेशन जो पाया जाता है 3 प्राइम और 5 प्राइम वाला, ये क्या करता है, ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है उसको डायरेक्शन यानी कि दिशा प्रोवाइड करता है कि ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड में ही चलेगी। ठीक है, फॉस्फेट जो है शुगर का 5वां जो कार्बन रहेगा वो फ्री रहेगा, और तीसरा जो कार्बन रहेगा वो फ्री रहेगा। 5वें कार्बन से आके फॉस्फेट अटैच होगा और तीसरे कार्बन से आके OH या H ग्रुप अटैच होगा। समटाइम्स कॉल्ड पोलैरिटी, समटाइम्स इसको पोलैरिटी कहा जाता है, और ये प्रत्येक DNA स्ट्रैंड में होता है। 2 स्ट्रैंडों का फॉर्मेशन हो रहा है, तो पहला आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और नीचे से दूसरा जाएगा तो नीचे से 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये दोनों एंड क्या होंगे, हमेशा अपोजिट होंगे। अगर पहला 5 प्राइम है तो पहला हमेशा 5 प्राइम रहेगा, तो दूसरा 3 प्राइम, तो यहाँ पे नीचे पहला 3 प्राइम है तो दूसरा 5 प्राइम। ठीक है, इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होगा। इन न्यूक्लिक एसिड डबल हेलिक्स द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज वन स्ट्रैंड इज अपोजिट टू देयर डायरेक्शन इन अदर स्ट्रैंड, द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। यहाँ पे यही बात की जा रही है कि अगर एक स्ट्रैंड क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो हमेशा दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा
3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। ठीक है, इस तरीके से इनका डायरेक्शन पाया जाएगा। एंटी पैरेलल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे कि यहाँ भी 5 प्राइम यहाँ भी 5 प्राइम, नो, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एंटी होंगे। ठीक है, जैसे एंटी फैंस होते हैं कुछ लोग, उसी तरीके से ये एंटी पैरेलल होंगे। द asymmetrical ends of DNA strands are said have directionality of 5 prime end and 3 prime end, and the 5 prime end having terminal phosphate group and 3 prime end have terminal hydroxyl group। ये बात मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि 5 प्राइम पे फॉस्फेट पाया जाएगा और 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल या OH ग्रुप पाया जाएगा। वन मेजर डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA इज द शुगर। यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर अगर है तो DNA होगा, और अगर राइबोज शुगर है तो क्या होगा, RNA होगा। लेक्चर पढ़ते हैं वो डबल हेलिक्स ही पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही कवर करेंगे कि जो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है DNA का, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है उसके, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ DNA से ज़्यादा डिफर नहीं होता है, बस ये बात है कि इसे वाटसन एंड क्रिक ने दिया था तो हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ DNA पढ़ रखा है तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी। उसके पहले आपने न्यूक्लिक एसिड अगर पढ़ रखा है तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक का स्टार्ट आपके न्यूक्लिक एसिड से ही होता है। अगर आपको न्यूक्लिक एसिड्स नहीं पता है, आपको फॉस्फेट, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो DNA का स्ट्रक्चर डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर इस लेक्चर को आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में आज हम देखेंगे वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इन नोट्स की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ने वाले हैं। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल 1953 जो ईयर था उसमें दिया था। इनके इस मॉडल को डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA भी कहा जाता है। ठीक है, which explained all the evidence then available and for which they and Wilkins were later awarded the Nobel Prize। जितने उस टाइम पे एविडेंस अवेलेबल थे उसके बेसिस पे उन्होंने ये मॉडल डबल हेलिक्स का दिया था, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी आपको कहाँ से पढ़ना है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल तक ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, जनरली हम इसी को पढ़ते हैं। ये फिगर नंबर 19.24 AB में एक्सप्लेन है, जो कि अभी मैं नीचे आपको दिखाऊंगी। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इस डिस्कवरी के लिए। दिस मॉडल इज़ इम्पॉर्टेंट। ये मॉडल इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है आपके DNA का फिजियोकेमिकल, यानी कि उसकी फिजियोलॉजी और केमिकल नेचर और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या है, किस तरीके से वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, किस तरीके से वो DNA है, वो जेनेटिक मटेरियल है, उसके ये सारे कैरेक्टर के बारे में बताता है। पर्टिकुलरली इट्स डुप्लीकेशन इन द सेल, सेल में किस तरीके से डुप्लीकेट होता है, मतलब 1 से 2 इसकी कॉपी कैसे बनती है, इन सारी चीज़ों के बारे में ये बताता है। ठीक है, इसके इसेंशियल कैरेक्टर कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें से ए पॉइंट हम जानते हैं। ए पॉइंट में क्या है, ईच DNA मॉलिक्यूल जो है 2 लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से रन करते हैं और डबल हेलिक्स फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल एक्सिस पे। आप इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये बीच में आपका सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है, ये बीच में आपका सेंट्रल एक्सिस है। इस सेंट्रल एक्सिस से 2 हेलिक्स कुछ इस प्रकार से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका जो ये हेलिक्स है वो क्या है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, ये बात मैं आपको DNA के स्ट्रक्चर में भी बता चुकी हूँ कि ये क्या है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन है। और इससे लगा हुआ फिर आपका क्या पाया जा रहा है, बीच में प्यूरीन एंड पेरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन बेसिस एंड पेरिमिडीन बेसिस पाए जा रहे हैं, जो कि क्या है, एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के साथ बाइंड कर रहा है, और गुआनिन और साइटोसिन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ बाइंड कर रहा है। तो ये DNA का स्ट्रक्चर है। पहला पॉइंट यही है कि ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। बीच में एक सेंट्रल एक्सिस पाया जाता है, उससे ये डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात की जा रही है,
In each chain, deoxyribose sugar unit on adjacent nucleotide are linked by phosphate group to form an outer sugar phosphate backbone। जो कि बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इनका जो ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ आप देखिएगा, जो क्या करता है बैकबोन का फॉर्मेशन करता है, वो क्या होता है सुगर फॉस्फेट होता है। ये जो शुगर होता है वो फॉस्फेट से अटैच होता है। 5th नंबर का कार्बन जो है यहाँ पे फ्री होता है और फॉस्फेट से अटैच होता है, इसीलिए इसको 5 प्राइम कहते हैं, क्योंकि यहाँ भी ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है साइक्लिक होता है और ये भी स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है। ये जो ए आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में इस तरीके से पाया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। इस वजह से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 2 3 इसकी नेमिंग कर दी कि इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 2 3 प्राइम वर्ड का यूज़ किया गया। इस वजह से यहाँ पे हमेशा 5 प्राइम फ्री रहता है और नीचे की तरफ ये 3 प्राइम फ्री रहता है, ठीक है, यहाँ पे 3 प्राइम फ्री रहता है। तो बैकबोन जो है वो किसकी है, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन पाई जा रही है। यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन पाई जा रही है और इस बैकबोन से एडेनिन गुआनिन एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बना रहा है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है इनके कि ईच न्यूक्लियोसाइड इज डिस्पोज। पहली बार न्यूक्लियोसाइड में क्या कहा, क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोसाइड में आपके पाया जाता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दो चीज़ें होती हैं। तो न्यूक्लियोसाइड में आपके पाया जाता है शुगर और बेसिस, यहाँ पे फॉस्फेट नहीं पाया जाता, ठीक है। शुगर और बेसिस जब रहते हैं तो उन्हें न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईच न्यूक्लियोसाइड यानी कि शुगर एंड क्या बेसिस, फॉस्फेट नहीं पाया जा रहा, डिस्पोज्ड इन अ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर दैट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे फॉस्फेट को नहीं अटैच किया गया है, ये न्यूक्लियोसाइड की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में इनके कह रहा है कि द टू चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड इस्टेब्लिश बिटवीन द पेयर बेसिस। ये कह रहा है कि हर जो बेस होता है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इस्टेब्लिश होता है। फर्दर द प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर फाउंड इनवर्ड्स। नीचे जो बीच में होते हैं क्या पाए जाते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन में आपका क्या पाया जाता है, एडेनिन एंड थाइमिन, और आपकी पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है, गुआनिन साइटोसाइनिन, एडेनिन गुआनिन यहाँ पे पाया जाता है, थाइमिन साइटोसाइनिन एंड यूरेसिल आपकी पायरिमिडीन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है इनके में द पेयरिंग ऑफ द बेसिस इज हाईली स्पेसिफिक। जो पेयरिंग होती है बेसिस की वो हाईली स्पेसिफिक होती है, यानी कि एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर करेगा, कभी भी इसके अलावा कोई अलग पेयरिंग नहीं होती है। बिकॉज देयर इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ 11 एंगस्ट्रॉम बिटवीन टू शुगर मोइटीज इन अपोजिट न्यूक्लियोसाइड। क्योंकि यहाँ पे जो शुगर मोइटीज होती हैं, यानी कि एक शुगर इधर दूसरा शुगर इधर, इन दोनों के बीच में क्या होता है 11 एंगस्ट्रॉम का फिक्स्ड डिस्टेंस पाया जाता है, जो एक दूसरे के अपोजिट पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 1 प्यूरिन बेस कैन पेयर विथ 1 पायरिमिडीन बेस। एक प्यूरिन क्या होता है दूसरे पायरिमिडीन, जैसा कि मैंने बताया प्यूरिन में क्या पाया जाता है, एडेनिन गुआनिन, और पायरिमिडीन में आपका पाया जाता है थाइमिन साइटोसिन और यूरेसिल। तो हमेशा AT के साथ, यानी कि एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन के साथ, GC के साथ एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन के साथ क्या करता है, पेयरिंग करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्यूरिन जो है पिरिमिडीन के साथ, ये प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ, हमेशा प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ भी पेयरिंग करेगा। ऐसा नहीं है कि प्यूरिन प्यूरिन के साथ कर ले, पिरिमिडीन पिरिमिडीन के साथ कर ले, यानी कि एडेनिन एडेनिन के साथ कर ले, एडेनिन जो है गुआनिन के साथ कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ करेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ करेगा। और इस जो ये रूल है इसको चारगाफ रूल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो है एरविन चारगाफ, CHAR चारगाफ, एरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी कि ये जो पेयरिंग है हमेशा ऐसी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में इनके बोला गया है कि 10 A पेयर करता है T के साथ और G पेयर करता है C के साथ, हमेशा यही फॉर्मेशन होगा, जैसा कि जो है स्ट्रक्चर B में दिखाया गया है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फॉर्म होता है और A और T के बाद
ए और टी के बीच में, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है जी एंड सी के पास, ठीक है। बिकॉज दिस टाइप ऑफ बेस पेयरिंग द मॉडल सेटिस्फाइज चारगाफ केमिकल ऑब्जर्वेशन द डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन बेसेस एंड साइटोसिन एंड गुआनिन बेसेस। इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द विल्किन एक्सरे डिफ्रैक्शन। यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो एरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट थे और विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था, तो उसमें ये बात पता चली थी कि हमेशा से एडेनिन क्या होगा, थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा और गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब अगर जो है आप ए जो है वो हमेशा टी को कॉम्प्लीमेंट करेगा, जी जो है हमेशा सी को कॉम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। इन दैट देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन देयर सीक्वेंस ऑफ बेसिस। इस वजह से इनके सीक्वेंस जो होते हैं बेसिस यानी कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिनिन, उसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है। Thus, if one chain has region which goes adenine, guanine, thymine, cytosine, thymine, guanine, then corresponding region, यहाँ पे ये बोला जा रहा है बेसिकली, इसको पढ़ने से अच्छा मैं यहाँ आपको समझाऊँ कि अगर फर्स्ट चेन जो है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और गुआनिन पाया जा रहा है, तो हमेशा जो सेकेंड चेन होगा, सेकेंड चेन उसका जो एडेनिन होगा थाइमिन के साथ पेयर करेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर करेगा, साइटोसिन गुआनिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ। मतलब कि हमेशा अगर ए है तो उसकी जगह पे टी आएगा, जी है तो उसकी जगह पे सी आएगा, सी है तो उसकी जगह पे जी आएगा, टी है तो ए आएगा। हमेशा ए की जगह पे टी आएगा और जी की जगह पे सी आएगा, ठीक है। हमेशा यही पेयरिंग होगी ATGC की। यही बात एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा विल्किंस ने पेयर प्रूव किया था और एरविन चारगाफ ने भी अपने केमिकल जो मॉडल बताया था उसमें यही बताया था, ठीक है। नेक्स्ट इनके क्या बोला जा रहा है कि इस वजह से जो DNA मॉलिक्यूल होते हैं 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बने होते हैं, नॉट आइडेंटिकल स्ट्रैंड। आइडेंटिकल नहीं होंगे कि अगर A है तो AATC है, तो अगर तो यहाँ भी AATC नहीं, ये क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर A है तो T के साथ पेयर करेगा, G C के साथ, T A के साथ, C G के साथ। इस तरीके से ये क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेंगे। द एक्सियल सीक्वेंस ऑफ बेसिस अलोंग वन पॉलीपेप्टाइड चेन में वेरी कंसिडरेबली। जो एक्सियल सीक्वेंस होता है वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। ड्यूरिंग डुप्लीकेशन, जब डुप्लीकेशन होता है, ईच चेन ऑफ DNA मॉलिक्यूल सर्व एज अ मॉडल और टेम्पलेट इन विच इट्स कॉम्प्लीमेंट आर बिल्ट अप। हमेशा जब डुप्लीकेशन होता है तो जो पहला चेन होगा, ठीक है, जो पहला चेन होगा और दूसरा चेन उसके लिए क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, ठीक है, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। जब वो पेयरिंग करेंगे, टेम्पलेट बनाएगा। जब आप DNA रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ऑलरेडी आपको DNA रेप्लिकेशन पढ़ाया जा चुका है, मैंने इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन DNA मॉलिक्यूल फॉर्म द बेसिस ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। जो नंबर और सीक्वेंस DNA मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, जब आप जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, आप पढ़ते हैं UUA AUG, इस तरीके से कोडिंग पढ़ते हैं जेनेटिक। जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये क्या होता है, उसके लिए बेसिस, जेनेटिक कोड के लिए बेसिस का फॉर्मेशन करता है इनका नंबर और बेस जो होता है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे AUG, एडेनिन, यूरेसिल एंड गुआनिन, यही सारी चीज़ें आ रही हैं, यानी कि उनके प्यूरिन बेसिस, प्यूरिमिडीन बेसिस ये आ रहे हैं, तो इसके लिए बेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि डिस्टेंस जो होता है बेसिस के बीच में वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। द 2 twisted chains फॉर्म अ मॉलिक्यूल विच अल्टरनेट वाइड एंड नैरो ग्रुप्स, वाइड एंड नैरो ग्रुप्स पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको DNA के स्ट्रक्चर में पहले ही बताया है। यहाँ भी दिखा देती हूँ आपको इस स्ट्रक्चर में किस तरीके से, ये देख सकते हैं आप, 20 एंगस्ट्रॉम इनकी लेंथ पाई जा रही है। और ये जो एक हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और एक इसके बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। आपके मेजर, ये जो है माइनर ग्रुप और ये जो है मेजर ग्रुप, इस तरीके से मेजर और माइनर ग्रुप का फॉर्मेशन
ये करते हैं, ये बात आपको बताई जा रही है। ठीक है, अ कंप्लीट टर्न ऑफ चेन अकर्स एवरी 34 एंगस्ट्रॉम एंड 10 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन ईच टर्न। 10 न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, एक टर्न में, जो एक टर्न होता है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपका एक टर्न आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक टर्न आप देख रहे हैं, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि किस चीज़ की, फॉस्फेट, शुगर एंड बेसिस की 10 जो है नंबर पाई जाती है, 1 2 3 4 इस तरीके से ये 10 पाए जाएंगे, तब आपका एक टर्न का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ बातें थी आपकी वॉटसन एंड क्रिक के डीएमएन ने डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बनी रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।